नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इधर लखनऊ में सीएम योगी ने राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, गुजरात में होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश से अब तक की सबसे बड़ी टीम जा रही है। इसमें 28 खेलों में राज्य की प्रतिभागी होगी, जिसमें कुल 462 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की ओर से जो खेलों में वहां भाग लेने वाले खिलाड़ी वहां होने जा रहे हैं, उनमें कुल 462 खिलाड़ी और कोचेज मिलाकर के वहां इस पूरी टीम के साथ वहां पर जाएंगे, प्रतिभाग करेंगे। मैं भी जब परिचय ले रहा था, मैं देख रहा था कि बहुत सारे खिलाड़ी स्थानीय स्तर पर ली गई रुचि और निजी क्षेत्र के द्वारा किए गए प्रयास के कारण भी उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने में मदद मिली है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी पर बवाल जारी है। विरोध में छात्रों ने कब्र खोदकर भू समाधि लेने की कोशिश की। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस पर फसाद जारी है। आत्मदाह की कोशिश के बाद आज छात्रों ने भू समाधि लेने की ठान ली और कब्र खोदकर खुद को दफन करने की चेतावनी दी। इतना ही नहीं, कुछ छात्र भू समाधि लेने पहुंच गए, जिसे पुलिस की टीम ने जबरन वहां से हटाया। इस दौरान छात्र और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। भू समाधि छात्रों ने शुरू कर दी थी और यहाँ पर सत्यम कुशवाहा और दूसरे छात्रों ने भू समाधि के लिए एक गड्ढा खोदा था और यहाँ पर भू समाधि लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को मिली तो यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे हैं और यहाँ पर भू समाधि लेने से, गड्ढा खोदने से छात्रों को रोका जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि तमाम छात्रों को भू समाधि से रोका जा रहा है और किस तरह से यहाँ पर खींचातानी हो रही, जोर जबरदस्ती हो रही है और यहाँ से छात्रों को ले जाया जा रहा है क्योंकि ये भू समाधि लेने की कोशिश कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग को यूनिवर्सिटी की ओर से मान नहीं लिया जाता, प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर सुरक्षा के लिहाज से यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। उन्नाव में पैसे के लालच में युवक की जिंदा समाधि बना दी गई। शख्स को बड़ी मुश्किल के बाद मौत के मुंह से बाहर निकाला गया। पैसे के लालच में लोग किस हद तक गिर सकते हैं, इसका वाकया उन्नाव में देखने को मिला है। यहाँ रिश्ते में फूफा लगने वाले एक शख्स ने अपने भतीजे को जिंदा रहते ही भू समाधि दिला दी। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो आनन फानन में मौके पर पहुंचे और युवक को गड्ढे से बाहर निकाला। वहीं पीड़ित युवक की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर है कि शुभम से कहा गया कि नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और ऐसे में तुम अपने खेत में समाधि ले लेना। समाधि के आसपास अगरबत्ती रख दी जाएगी और बांस पॉलिथीन से ढक दिया जाएगा। ऐसे में तुम्हारी समाधि पर हजारों लोग फूल प्रसाद चढ़ाएंगे, जिससे दक्षिणा में काफी पैसा आएगा। इसी योजना के तहत रिश्तेदार ने पुजारियों के साथ मिलकर खेत में गड्ढा खोदा, युवक को उसमें बिठा दिया। गनीमत रही कि मिट्टी भरते वक्त किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी और युवक को मौत के मुंह से निकाल लिया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मऊ में सुभाषपा के बागी नेता महेंद्र राजभर और रामजीत राजभर को कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद दोनों बागी नेता बिफर गए और उन्होंने ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाए। मऊ में एसबीएसपी के बागी नेता महेंद्र राजभर और रामजीत राजभर के कार्यक्रम को परमिशन नहीं मिली। इससे एसबीएसपी के नेता बिफर गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर के दबाव में जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए आखिरी वक्त में इजाजत नहीं दी, जिसके बाद महेंद्र राजभर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर नई पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। कार्यक्रम निरस्त हो जाने की वजह से, परमिशन निरस्त हो जाने की वजह से हम लोगों को थोड़ा परेशानी हुआ। आनन फानन में कलेक्टरी में आकर के हम लोगों को पार्टी का घोषणा करना पड़ा। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी में शामिल होने वाले ओपी राजभर के बागी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ओम प्रकाश ने राजभर समाज के लिए काम नहीं किया। पार्टी में केवल पैसे लेकर टिकट देने का खेल होता रहा। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की रवैया है, परिवारवाद पार्टी को उन्होंने बना दिया है। पैसे लेकर के टिकट देना, पैसे की वसूली करना, धन उगाही की पार्टी उन्होंने बना लिया है। पीएफआई से कनेक्शन के चलते उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में एसटीएफ, एटीएस और पुलिस की छापेमारी, 57 लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ।
देश भर में पीएफआई पर शिकंजा कसने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर देश भर में बड़े छापेमारी अभियान की शुरुआत की गई। देर रात एनआईए और ईडी की टीमों ने रेड की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड की गई। साथ ही बड़ी संख्या में संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपदीय पुलिस, एसटीएफ तथा एटीएस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं उसके सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं। लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सीतापुर, कानपुर में छापेमारी हुई। इसके अलावा आजमगढ़ और वाराणसी में भी जांच एजेंसियों ने रेड डाली है। इस दौरान 57 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गाजियाबाद की ही बात करें तो सिर्फ गाजियाबाद के कलछीना गांव से 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। हाथरस में राइस मिल में छापेमारी में सरकारी चावल के 24,000 बोरे मिले हैं। प्रशासन ने राइस मिल को सीज कर दिया है। हाथरस में राइस मिल में छापेमारी में सरकारी चावल के 24,000 बोरे मिले। एडीएम ने अपनी टीम के साथ मिल में छापा मारा और 2 ट्रक और 2 ट्रैक्टर को जब्त करके पुलिस को सौंप दिया। प्रशासन ने जब अष्टलक्ष्मी राइस मिल पर छापा मारा तो मौके से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की चावल के लगभग 24 बोरियां बरामद की गयी। प्रशासन ने राइस मिल को सील कर दिया है। देखिए, ये जो अलीगढ़ रोड पर अष्टलक्ष्मी के नाम से एक मिल है, इसके संबंध में सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो चावल है तो उसका कारोबार किया जाता है। उसके क्रम में हमारी जो पूरी टीम है, तहसील के जो एसडीएम हैं, डीएसओ हैं, डिप्टी आरएमओ हैं, मंडी सचिव हैं, सभी टीम के द्वारा इसमें रेड की गई है। मिल मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराए जाने के लिए कोतवाली में शिकायत दी गई है। मंडी सचिव ने मिल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। सीतापुर में लब के नाम पर जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि वसीम ने अर्जुन बनकर एक हिंदू युवती से शादी रचाई और बच्चा होने के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। सीतापुर में अर्जुन ने हिंदू बेटे के साथ 7 फेरे लिए, लेकिन किसे पता था कि अर्जुन वसीम निकलेगा। शादी के बाद पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे। दोनों को एक बच्चा हुआ। घर में किलकारी गूंजने लगी, लेकिन अर्जुन उर्फ वसीम ने अपना खेल शुरू कर दिया। वसीम ने पत्नी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया तो पत्नी को शक हुआ। निगरानी की तो सच जानकर महिला के होश उड़ गए। के साथ काफी सालों से रह रहा है और अभी उसको उसकी पहचान इतने दिनों बाद पता चली है। तो ये सब शिकायत देते हुए उसने अपना लिखित में शिकायत पुलिस को प्रस्तुत की। उस शिकायत के आधार पर संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। महिला ने धर्म परिवर्तन का विरोध जताया तो वसीम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ा तो वसीम पत्नी को छोड़कर फरार हो गया। अब महिला अपने बेटे के साथ इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है। ताजमहल के 500 मीटर दायरे में किसी भी बिजनेस एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, उसके बाद कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। अब ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकेगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को ये निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत रोका जाए। वाहनों की आवाजाही पर सख्त नियमों के अलावा स्मारक का 500 मीटर का दायरा एक नो कंस्ट्रक्शन जोन है। पूरे इलाके में स्मारक के पास लकड़ी जलाने और नगरपालिका ठोस कचरा और कृषि अपशिष्ट पर भी प्रतिबंध है। ताजमहल के 500 मीटर दायरे में अब कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस वक्त हम ताजमहल के पूर्वी गेट पर खड़े हैं और पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं ताजमहल से महज 50 मीटर दूरी पर तमाम यहाँ शॉप है। सैकड़ों की तादाद में इस तरह के कमर्शियल एक्टिविटी सेंटर पॉइंट हैं और तमाम दुकानों पर बड़ी संख्या में ग्राहक यहाँ दिखाई देते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ टर्नओवर भी होता है। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में बड़ी संख्या में हैंडीक्राफ्ट शोरूम, दुकानें और होटल स्थित हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें हटाया जाएगा। पीएम मोदी ने अयोध्या के लोगों को रामलीला के मंचन और दशहरे की बधाई दी। पीएम ने लिखा कि भारत की भावना, दर्शन और आदर्शों में भगवान राम रचे बसे हैं। पीएम मोदी ने फिल्मी जगत की अयोध्या की रामलीला को शुभकामनाएं भेजी। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि भारत की भावना, दर्शन, आदर्शों में प्रभु राम रचे बसे हैं और श्री राम का विराट व्यक्तित्व, उनकी दृढ़ता, उदारता और कल्याणकारी विचार हर क्षण हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं।
हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक रामायण में संपूर्ण मानवता के लिए संदेश समाहित हैं। रामलीला मंच केवल कथा वाचन या भक्ति का भाव को अभिव्यक्त करने का मंच नहीं है, बल्कि उत्साह और उमंग की ये स्वस्थ परंपरा देशवासियों और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति से जोड़ने में सशक्त भूमिका निभा रही है। इस मौके पर फिल्म अभिनेता शहबाज खान ने कहा कि अयोध्या की रामलीला में काम करके बहुत शांति मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है, बहुत शांति मिलती है और जीवन की आपाधापी में जो यहाँ आके जो एक यहाँ के लोगों का अपनापन और जो यहाँ पर हम लोग रामलीला करते हैं उससे जो सुख प्राप्त होता है उसका कोई तोड़ नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों पर एक्शन जारी। 2 दिनों में 140 कर्मचारी को थमाया टर्मिनेशन लेटर। उत्तराखंड विधानसभा में नियम विरुद्ध भर्ती हुए कार्मिकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को 40 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर थमाए गए हैं, जो आज भी 100 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर भेजा गया है। विधानसभा ने 228 कर्मचारियों के टर्मिनेशन की शासन को फाइल सौंपी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि विधानसभा को सचिव की तलाश है, क्योंकि सचिव मुकेश सिंघल सस्पेंड चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अभी हम थोड़ा सा इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। टर्मिनेशंस चल रही हैं, सेक्रेटरी हमारे पास नहीं है, तो उनके लिए भी अब हम लोग इधर उधर देख रहे हैं कि किनको हम ला सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास कोई ऐसे अवेलेबल हैं। देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और जल्दी जैसे ये सब प्रक्रियाएं होती हैं उसके बाद सेशन अवश्य जल्द से जल्द हम लोग करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल 140 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जबकि 80 से ज्यादा कर्मचारियों पर टर्मिनेशन की तलवार लटक रही है। आशा पारेख को सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। दिग्गज अभिनेत्री को 2020 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मशहूर अदाकार आशा पारेख को इस साल का दादा साहेब फाल्के सम्मान दिया जाएगा। इसकी घोषणा सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। आशा पारेख को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आशा पारेख ने महज 10 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू किया था। आशा पारेख 95 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वो दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार आशा पारेख जी को चुना है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री है, जिन्होंने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू किया, और प्रख्यात फिल्म निर्देशक विमल रॉय जी ने उनको सबसे पहले माँ फिल्म में लॉन्च किया था। अगर आप देखेंगे 95 से ज्यादा पिक्चर्स में इन्होंने काम किया है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन 1998 से 2001 यानी कि 1998 से 2001 तक उसकी ये चेयरपर्सन भी रही। आशा पारेख अपने दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं। उन्होंने पंजाबी, गुजराती और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी लॉन्च की थी और टीवी शोज भी बनाए। उन्हें साल 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।